Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi channel. This is your English educator पलक रखियानी। इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल ही नए लेसन क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश का, दैट इज लेसन नंबर 3 गिल्लू। गिल्लू नाम है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चैप्टर 3 है आपकी बुक पैनोरमा पार्ट 2 से, तो इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे सेशन में आपको जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। बुक में लाइन बाय लाइन जो दिया गया है उसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। एंड सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए हमने इस क्वालिटी कंटेंट को डाल दिया है बुक्स एंड ई बुक्स के अंडर। तो यानी आपको डिफरेंट टाइप की थ्योरी बुक्स, एमसीक्यूज देखने को मिल सकती हैं। कैसे लेनी है बुक्स, कैसे अवेल करना है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स को फिल करके सबमिट कीजिए, देन हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। जब आप शुरुआत करते हैं भाई, मैंने पहले ही बता दिया है, इंग्लिश में छोटी सी नोटबुक मेंटेन करनी है सो दैट यू कैन नोट डाउन द न्यू वर्ड्स एंड अगेन अपनी बुक के साथ भी बैठना। तो आप जो है ना बुक में वर्ड्स दिए गए हों या कुछ आपको लग रहा हो बहुत डिफिकल्ट लाइन हो तो उसका ट्रांसलेशन नोट डाउन करना। चलिए शुरुआत करते हैं नया चैप्टर। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है इसका, बिल्कुल ना देसी नाम लग रहा है, गिल्लू। तो ये गिल्लू नाम आया कहाँ से, इसे हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं कि ये बेहतरीन कहानी, ये जो स्टोरी है किसने लिखी है, तो हमारी स्टोरी राइटर नरेटर महादेवी वर्मा जी हैं। शी वॉज अ लीडिंग पोएट्स ऑफ द छायावती स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। ये नाम बेटा आपको बहुत सुनने को मिलेगा। शी इज़ एक्चुअली स्टार ऑफ इंडिया। इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया जो है पोम्स लिखी हैं, आप कह सकते हो पोइट्री में तो आप जो आगे आगे पोम्स देखोगे ना, इवन इन हायर क्लासेस, तो इनकी पोम्स आपको देखने को मिलेंगी। स्टोरी राइटिंग करी है एंड इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। Some of her important works include दीपशिका, यम, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरे परिवार। सो ये सब कुछ कुछ इनकी फेमस जो है राइटिंग्स हैं। शी वॉज द रेसिपेंट ऑफ द मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद पद्मा भूषण। तो इन्हें पद्मा भूषण भी दिया गया है। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। सो शी इज़ वेरी वंडरफुल। और ये जो लिखती हैं ना, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, इनकी इंग्लिश भी बढ़िया है। एंड बिकॉज अगेन इंडिया से है भाई ये, तो अच्छी लगेगी आपको स्टोरी, रिलेटेबल लगेगी। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किन्होंने लिखा है। अब अगेन मैं फिर से बता दूं, हम हिंदी में यहाँ ट्रांसलेशन लिखते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में प्योरली इंग्लिश में आंसर लिख के आने हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं इंग्लिश में पढ़ूँ उसको मैं हिंदी में समझाऊंगी। आपको ना इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। लिख मैंने रखा है लेकिन ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। एज सून एज आई रीड द इंग्लिश लाइन्स यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो महादेवी वर्मा जी हिंदी की छायावादी काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री थी। वह प्रख्यात कथा लेखक और ख्यात हिंदी साप्ताहिक चांद, जो कि मैंने आपको बताया, और कैसे कैसे उन्हें डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स मिले हैं। सो काफ़ी क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ समझना है अपन को। चलो अब शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल चैप्टर की। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि इस चैप्टर को ना कुछ पार्ट्स में समझ के पढ़ा करूँ। जब भी इंग्लिश में लेसन पढ़ना है तो ये सोच के मत बैठना कि मुझे याद करना है। आप इसको एज अ स्टोरी सुनोगे तो याद रहेगी। जैसे मूवी देखने जाते हो ना, मूवी की स्टोरी, तो मूवी से बाहर निकलो एक पूरी याद रहती है, मतलब हीरो का चाचा दादा सबके नाम याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मूवी देखने जाते हैं तब ये नहीं सोचते कि मूवी याद करनी है कि नहीं। तो जब इंग्लिश या कोई भी लिटरेचर पढ़ते हो ना, तो ये मत सोचो कि मुझे इसको याद करना है, नाम याद करना है, बिल्कुल नहीं। जस्ट लिसन टू इट एज अ स्टोरी। सो गिल्लू कहानी किसकी है? देखो गिल्लू, मैं थोड़ा ना पर्दा बाद में फाश करूंगी, गिल्लू किसका नाम था, है ना, तो आगे मजा आएगा। समझो भाई अब ये। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वरांडा फ्रॉम द रूम, आई सॉ 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. अब अगेन यहाँ मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन आपका काम क्या है? आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे बने रहना है। आपको कमेंट्स करके जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके आंसर देना। वैसे तो देते आते हो, अब मैं देखती हूँ इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई लिखा गया है, तो क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यहाँ पे आई किसको कहा गया है ना। मैं कह रहे हैं लेकिन अभी तक नाम तो बताया नहीं। तो आप इतने समझदार हो, मैंने आपको बताया है जब भी कोई भी कहानी स्टार्ट होती है तो आई का रेफरेंस किससे होता है। सो यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो अब
कह रही हैं हमारी राइटर, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली यानी जब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक मॉर्निंग वो जो है अपने रूम में वरांडा होता है ना, वहां पे गई थी, ये हिंदी वर्ड ही है भाई। आई सॉ 2 crows प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट। तो कहानी शुरू होती है एक सुंदर से फ्लावर पॉट पे, एक फ्लावर पॉट, एक गमला रखा होगा, फूल का गमला, तो उनकी नज़र उस गमले पे गई। उस गमले पे उन्होंने क्या देखा कि 2 crows, 2 कौवे जो हैं अपनी बीक की जो चोंच होती है उससे उस फ्लावर पॉट को पोक कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभार आप बाहर निकल तो देख तो कभी बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ खुराफात कर रही होती हैं, तो यहाँ इन्होंने क्रोस को देखा, वो अपनी जो क्या है भाई बीक है, चोंच से पोक कर रही थी फ्लावर पॉट पे, यानी जैसे वो कोई गेम खेल रही हूँ, हाइड एंड सीक, यानी कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा लग रहा है उनको भाई। अब पोकिंग का मतलब यहाँ क्लियरली दिया है पुश शार्पली, ऐसे ऐसे यानी पोक करना बीक से, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से लुका छुपी जैसा कुछ खेल रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ वाई, बिकॉज उसमें कुछ अच्छी वोकैबुलरी यूज़ की गई है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। सडनली माई एसिडियस क्रिटिक of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. Suddenly यानी एकदम से my acidus critique। अब मैं आपको इन वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगी एंड उसके बाद ये पूरी लाइन कहना क्या चाहती है वो समझो। तो वर्ड की मीनिंग यहाँ दिए हैं, एसिडस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, या फिर एकदम आप बोल सकते हो जो इंसान क्यूरियस टाइप का होता है, हार्ड वर्किंग और क्यूरियस, बिल्कुल उत्सुक जानने के लिए। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब आप कह सकते हो कोई चीज़ बिल्कुल ही क्रिटिकली आप देख रहे हो, एकदम नहीं नज़र पड़ गई कहीं पे। ऑफ दिस मिथिकल टेल, मिथिकल टेल क्या होता है, जैसे पौराणिक बातें होती थी ना, पहले की बातें, मिथ्स है ना, मिथिकल स्टोरीज पढ़ते थे। तो इन्होंने कहा, अब एक्चुअल क्या मतलब है समझो, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है समझो। उन्होंने कहा मेरी नज़र जो है एकदम तेज़ी से जो है क्रिटिकली कहाँ पड़ी, इन कौओं की जो है पौराणिक बात मुझे कुछ याद आई है, कुछ कथाएं याद आती हैं, उससे मैंने देखा, वहाँ मैं देख रही थी बढ़िया कौवे लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र एकदम से कहाँ पड़ गई, नज़र इंटरसेप्ट हो गई। इंटरसेप्ट यानी क्या, किसी भी चीज़ में कोई रुकावट आना। चलो इजी एग्जांपल देती हूँ, टीवी देख रहे हो भाई, है ना, बिल्कुल अच्छे से टीवी देख रहे हो और एकदम से जो क्या हुआ, आपके घर में कोई बर्तन गिर गया अंदर, है ना, या कुछ एकदम हो गया, कोई गिर गया, तो आप बिल्कुल टीवी देखने में मग्न हो, बट अगेन आपका जो है नज़र शिफ्ट हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है, रुकावट आ जाती है आपकी टीवी देखने में, आप कहीं और देखने लगे, अरे कोई गिर गया, अच्छा कोई बर्तन गिर गया, कुछ हो गया, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ जो हमारी राइटर कह रही हैं कि मैं अभी आराम से उन कौवों को देख रही थी, पोक कर रहे थे, एकदम से मेरी नज़र जो है कहाँ पड़ गई, पीछे पड़ गई। उन्होंने देखा एक छोटा सा टाइनी सा कोई लिविंग बीइंग है, कोई क्रीचर है जो दीवार और पॉट के बीच में सहमा सा हुआ है। मान लो कि यहाँ पे कोई वॉल होगी बेटा, है ना, कोई दीवार है और उसी के यहाँ पे एक फ्लावर पॉट है और उसी के बीच में कोई छोटा सा लिविंग बीइंग उनको दिख रहा था। नेक्स्ट आओ, मूविंग क्लोजर I saw that it was a tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. तो मूविंग क्लोजर, जैसे ही मैं उसके पास गई मैंने क्या देखा, I saw a tiny baby squirrel। स्क्विरल क्या होता है, गिलहरी। तो अब समझ आ रहा होगा मैम कहीं ना कहीं गिलहरी से रिलेटेड इसका नाम है गिल्लू, तो आगे आएगी वो बात, ठीक है। बेबी स्क्विरल उन्होंने देखा जो कि शायद एक्सीडेंटली अपने नेस्ट, अपने घोंसले से नीचे गिर गया हो। छोटा सा बेबी सा स्क्विरल है भाई, वो नेस्ट से नीचे गिर गया होगा। और ऐसा होता है भाई, कोई भी जानवर हो, लेकिन जब उसका छोटा बच्चा होता है ना, बेबी होता है, तो वो बाकी सब के लिए, बाकी सब जानवरों के लिए एक ईजी प्रे। अब ये PRA प्रेयर वाला, ऐसे हाथ जोड़ के प्रेयर वाला प्रे नहीं है, प्रार्थना वाला प्रे नहीं है भाई, ये PREY प्रे यानी शिकार होता है। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। तो इन कौओं के लिए वो छोटू सी गिलहरी जो है बहुत ही इजी शिकार बन गई, तभी वो अपने हेड जो है, बीक्स जो है पोक कर रहे थे। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being and he was now motionless clinging to the pot। यानी भाई अब जो है वो कौवे जो है अपनी बीक लगा रहे थे तो उसको जो है wounds यानी घाव आ गए थे अपने शरीर पे। और यार देखो, कोई भी बहुत छोटा सा बच्चा होता है तो हम उसको कितना
केयर से हैंडल करते हैं, क्योंकि यार हमें एक खरोच आए और बच्चे को खरोच आए उसमें काफ़ी फ़र्क है। बहुत टाइनी सी जो है सॉफ्ट सी बॉडी होती है, तो वैसे ही उस स्क्विरल की बॉडी थी। अब उन कौओं ने जो बीक लगाए हैं उससे उसकी बॉडी पे घाव आ गए हैं और उससे वो बेचारा वैसे ही नन्हा सा है, तो मोशनलेस यानी चल नहीं पा रहा है और अपने आप को जो है इसने फ्लावर पॉट से ऐसे सहम के वो एक जगह है, ठीक है। एंड मुझे लगता है आप लोगों ने भी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया हो, कोई स्क्विरल हो या फिर कोई छोटी सी बर्ड हो, बहुत ही बर्ड का कोई भी बच्चा होता है, तो अगर उसको कभी लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो एक जगह सहमी हुई से रहते हैं। सो यही स्टोरी यहाँ पे है। आगे देखते हैं, इसी का हिंदी है भाई। अचानक मेरी धार्मिक सोच इन कौओं के बारे में बदल गई जब मैंने एक जीव को गमले और दीवार के बीच दुबक के पड़े देखा। सामने जाकर देखा तो वो एक छोटा गिलहरी थी जो गलती से अपने घर से, अपने घोंसले से निकल आया और अब इनका आसान शिकार था। कौओं का 2 बार बहुत था और वो जो है गमले से चिपका पड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Everyone remarked that as he would not survive after being so assaulted by the crows, he be left alone. But my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room. And after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. तो क्या बात है समझो। Everyone remarked, सबने कहा, remarked यानी सबने कहा कि he would not survive after have been so assaulted by the crows. assaulted का मतलब क्या होता है? assault वर्ड आपने सुना होगा, violent attack जिसे कहते हैं ना, violent attack को assault कहते हैं। तो सब लोग कह रहे थे कि ये इतना टाइनी बेबी स्क्विरल है, इतनी ज़ोर से जो इन्हें कौओं ने मारा है, मुझे नहीं लगता है, हमें नहीं लगता है कि ये बच पाएगा, है ना। बट है ना, उसको अकेला छोड़ दो, वो बच नहीं पाएगा, उसे अकेला छोड़ दो। तो भाई महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जो हमारी राइटर हैं, वो कहती हैं नहीं भाई मैं नहीं मानती इस बात को। माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड। एक्सीड का यहाँ मतलब क्या है? अग्री करना, मान नहीं रहा था उनका मन ये बात। एक्सीड यानी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैं उसे अकेला छोड़ दूँ। ऐसा होता है ना, कहीं मन में एक बात होती है, नहीं मुझे लगता है अगर मैं इसकी क्योर करूँगी, उसको जो है ऑइंटमेंट लगाऊंगी, थोड़ा ख्याल रखूँगी, तो वो शायद ठीक हो जाएगा। तो भले ही लोगों ने मना किया कि उसको छोड़ दो अकेला, बट महादेवी वर्मा जी नहीं मानी भाई। उन्होंने जो है उसको धीरे से उठाया, जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माय रूम एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड अपने कमरे में लेके गई। वाइप द ब्लड यानी ब्लड को साफ किया, जो खून निकल गया था उसको उन्होंने थोड़ा क्लीन किया कॉटन वूल से, एंड उसके बाद जो है पेनिसिलिन का ऑइंटमेंट लगा दिया। जैसे भाई अपन को कभी लग जाती है तो अपन बोरोलिन, बोरोप्लस ऐसे लगा देते हैं ना, एडिटॉल कुछ भी लगा दो, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो वैसे ही इस गिलहरी को जो है इन्होंने ऑइंटमेंट लगा दिया। ठीक है, चलो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट आओ। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk only slid down from both sides. So अब उसको चोट लग गई थी। अब अगेन कोई भाई बीमार होता है, लग जाती तो उसको हम खिलाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही महादेवी वर्मा जी जो हैं वो खिला रही थी, फीड करने की कोशिश कर रही थी। अब कैसे फीड करेंगी? एक तो गिलहरी है, इत्तू सी है, खाएगी भी कितना, देखा है गिलहरी को खाते हुए, ऐसे हाथ पकड़ के धीरे धीरे से खाती है, तो अब उसको तुम बड़ा सा रोटी का बाइट तो दोगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक छोटी सी कॉटन वूल की विक ली। मान लो आपने कॉटन लिया है ना, उसको बहुत ही पतले तरीके से ऐसे विक बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, उस विक को मिल्क में डिप किया और वो उसके मुंह में डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा। इमेजिन करो, तुमको नहीं खाना खिला रहे, किसको खिला रहे हैं? गिलहरी को। तो थोड़े से ही उसमें जो है मिल्क के बूंद डालेंगी। तो अब वो मिल्क के बूंद डाल तो रही थी, लेकिन वो गिलहरी इतना उसको मतलब लगी थी चोट और इतनी वो हो रही थी कि उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था। तो जैसे ही वो डाल रही थी तो वो उसके माउथ से स्लिड होके आ रहा था। तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हो, अगर किसी ने घर में छोटे से बच्चे देखे हों, तो छोटा बच्चा क्या होता है भाई, उसको मुंह में डालना पड़ता है, ऐसे दूध पिलाना पड़ता है, या आप चम्मच से कुछ पिलाते हो, तो आधा टाइम कुछ चीज़ तो अंदर जाएगी, लेकिन बाकी सारी जो है स्लिड हो जाती है। तो वैसा ही स्क्विरल के साथ था, कुछ जा ही नहीं रहा था, साइड से स्लिड हो रहा था माउथ से। ठीक है, ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. फिर कुछ घंटे बाद जो है उन्होंने कोशिश करती गई वो, तो फाइनली उन्होंने जो है एक बूंद पानी उसके मुंह में गई, फाइनली, यानी कुछ तो अंदर गया। ठीक है, चलिए। But on the third day he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass bead like eyes. तीसरे दिन, अभी कुछ घंटों की बात बताई, फिर अब हम फाइनली कहाँ जाते हैं? थर्ड डे पे।
ठीक है। एक तो पहले दिन की बात बताई कि कुछ घंटों बाद उसने जो है 1 बूंद पानी पिया। फिर हम आ जाते हैं फाइनली तीसरे दिन पे। तो तीसरे दिन में फाइनली वो थोड़ा बेटर होने लगा, जो है दवाइयाँ काम करने लगी एंड assured that he would use his 2 tiny claws। अब वो जो है दो छोटे छोटे उसके पंजे होते हैं, उससे जो है वो राइटर की जो है उंगली पकड़ लेता है ना, और एकदम देखता रहता है अपनी ग्लास बीड्स लाइक आई। अच्छा ये क्या होती है बताती हूँ। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट कभी किया हो तो आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होता है, अगर आपको कोई एनिमल बनाना हो या कुछ बनाना हो तो दुकानों पे ऐसी छोटी छोटी आईज मिलती हैं, बीड्स जैसी, ऐसी बीड्स जैसी आईज मिलती हैं। देखिए होगी बीड जिसे कहते हैं। तो आप अगर गिलहरी की आंखों को देखोगे ना तो वो ऐसे ही लगती है कि असली आंखें नहीं है, बीड निकाल के लगा दी। तो वही बता रही है राइटर कि वो मेरी उंगली को पकड़ती है और मुझे ऐसे अपनी ग्लास बीड्स लाइक आई से देखती है। ठीक है, तो ये थर्ड डे की बात हो गई। अब तीसरे दिन से हम सीधे आ जाते हैं 3-4 महीने बाद। आगे क्या बात बताई है, एंड इन 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes। 3 दिन की बात बताई। अब उन्होंने बताया सीधे 3-4 महीने बाद तो वो मतलब बिल्कुल ही ना तंदुरुस्त हो गई थी, और जो है उसने ही एस्टोनिश्ड एवरीवन विद हिज स्मूथ फेयर। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज्ड कह सकते हो या वंडर्ड, है ना। सबको जो है उसने हैरान कर दिया अपनी जो है बहुत ही स्मूथ फर से, जैसे बहुत अच्छी होने लगी। अब वो बड़ी हो गई भाई, गिलहरी इतनी सी थी, बड़ी हो गई। तो गिलहरी को हमने देखे हैं कितने प्यारे से स्मूथ से फर होते हैं उनके, बुशी टेल होती है एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज। रिफल्जेंट आइज यानी हम कह सकते हैं बहुत ही रेडिएंट और एकदम चमकती हुई आंखें। तो यानी 3-4 महीने वो बिल्कुल ही मस्त फिट एंड फाइन हो गई थी हमारी गिलहरी। ठीक है, चलो भाई ये आई थिंक क्लियर होगा काफ़ी ज़्यादा। ये ट्रांसलेशन है, मैं रुकूंगी 2 मिनट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ना है काफ़ी आसान है क्योंकि मैं पूरी चीज़ आपको हिंदी में बता रही हूँ। ठीक, चलो आगे आते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। अब ये लाइन बहुत ही बेहतरीन है। देखो इंग्लिश लिखने के तरीके देखो कितनी सुंदर तरीके से लिखा है। इन्होंने सीधे नहीं बताया, अरे ये चाहती क्यों है ये राइटर इतनी अच्छी भाई, इतने प्रख्यात क्यों है ये। इन्होंने सीधे नहीं कहा कि आई केप्ट द स्क्विरल नेम गिल्लू, मैंने उसका नाम गिल्लू रख दिया, नहीं। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। तो अगर हिंदी में अपन कहें कॉमन नाउन को अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, है ना, और प्रॉपर नाउन को भी से व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक क्या होता है, कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन, जैसे मैं कहूँगी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, या फिर मैं कह सकती कोई बिल्डिंग है, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है ना। गर्ल मैं बोलूँ तो यहाँ 10 लड़कियाँ, कोई भी गर्ल हो सकती है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लूँ, जैसे मैंने नाम लिया अंजलि, तो अंजलि किसी एक लड़की का नाम है, उस नाम से उसकी पर्सनैलिटी, वो कहाँ रहती है, सब डिफाइन होता है भाई। तो वैसे ही अभी तक तो ये क्या थी, एक आम गिलहरी थी, कॉमन नाउन थी। लेकिन अब जो है राइटर ने उसको एक प्रॉपर नाउन दे दिया था, यानी उसे एक नाम दे दिया। जैसे आपके घर में पेट है, अब दुनिया भर में कितने सारे डॉग हैं, लेकिन आपके डॉग का नाम अगर टफी है तो वो आप ही का डॉग है, आप डिफाइन करते हो, आप उसे पालते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने अब इस गिलहरी का नाम क्या दे दिया था, गिल्लू कह दिया था इसको। I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. For 2 years this was Gillu's abode. अब उन्होंने गिल्लू के लिए, पेट है ऑफ कोर्स, तो पेट के लिए हम घर बनाते हैं। तो उसका घर कैसे बनाया था, जो अपनी आप मान लो विंडो है ना, विंडो होती है, जैसे मान लो ये विंडो है ना, ये ऐसी जाली लगी होती है विंडो में, तो वहीं जाली पे जो है उन्होंने एक फ्लावर पॉट टांग दिया था। हैंगिंग वाले अगर फ्लावर पॉट्स आपने देखे हों तो उन्होंने जो है यहाँ पे एक फ्लावर पॉट टांग दिया था, और उसमें ही कॉटन वूल से, मतलब एक सॉफ्ट सा बनाने के लिए एटमॉस्फेयर, जैसे अपन भाई गद्दों पे सोते हैं, तकिए पे सोते हैं, तो वैसे ही गिलहरी के लिए उन्होंने कॉटन वूल से जो है सजा दिया था उसे। और वो जो है अगले 2 सालों के लिए, फॉर 2 years, जो है वो गिल्लू का अबोर्ड था। अबोर्ड यानी रहने की जगह, उसका घर। All were pleasantly astonished at his antics and intelligence। जितने भी लोग हैं उसकी एंटिक्स यानी टिपिकल बिहेवियर, यानी जैसे गिलहरी बिहेव करती है। अच्छा, जैसे हमें पता है कैट अलग बिहेव करती है, तो उसके बिहेवियर देख के भी मज़ा आता है। जैसे कैट जो है ऐसा माना जाता है कि भाई आधा टाइम सोती रहती हैं, बिल्कुल ना राजा जैसे रहती हैं कैट्स। और एक है डॉग्स, डॉग्स का अपना टिपिकल बिहेवियर है। तो वैसे ही लोग जो हैं यहाँ पे एंटिक्स का मतलब है किसी का भी टिपिकल बिहेवियर। जैसे हम इंसान हैं, है ना, जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों का अलग टिपिकल बिहेवियर हुआ, लड़कों का अलग हुआ।
सिमिलरली गिलहरी के बिहेवियर से और उसके इंटेलेक्ट कि कितना वो स्मार्ट है और कैसे जो है ये जानवर चीज़ों को समझते हैं, उसको देख के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिश यानी सरप्राइज होते थे। ओके, ये वर्ड का मीनिंग आप ज़रूर नोट डाउन करना, एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट इज़ क्वाइट ईजी, पावर ऑफ माइंड टू रीजन या अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, ये है हमारी गिल्लू भाई, बड़ी हो गई। चलो इस चीज़ को मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि सही है बिल्कुल ही। जातिवाचक संज्ञा, चीज़ याद रखना, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण होने लगा और हम उसे गिल्लू कह के बुलाने लगे। मैंने एक हल्के वजन के फूल की टोकरी रुई के साथ, है ना, एक तार के सहारे खिड़की में टांग दी। 2 वर्षों तक गिल्लू यहीं रहता था। सब उसके अजीब स्वभाव और बुद्धि से अचंभित थे यानी सरप्राइज थे। ऑलराइट, आगे आते हैं। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. अब इसका मतलब क्या है, अच्छे से सुनना। अब भाई ये कौन है, आई पता है भाई राइटर हैं। अब राइटर हैं तो उनका काम क्या है, लिखने का। तो ये कहती है व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, तो जब भी मैं लिखने के लिए बैठ जाती थी, यानी कोई पोम लिख रही हूँ या कुछ कहानी लिख रही हूँ, he would be seized by such an acute desire to attract my attention। आपने ये चीज़ देखी होगी अगर किसी ने भी पेट पाला है या वीडियोस भी देखते होंगे। पेट्स जो है ना, उनका ओनर जब कोई काम करने बैठा हो या कुछ भी हो तो वो जो है अपनी तरफ उनका अटेंशन लेना चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो था भाई हमारा स्क्विरल, हमारा गिल्लू, वो क्या करता था, वो जो है जैसे ही देखता था कि मेरी जो ओनर है ये बैठ गई हैं, है ना, ये लिखने बैठ गई हैं, तो वो ऐसी कोई हरकत करके उनका अटेंशन पाना चाहता था। तो वो क्या करता था, ही डिवाइज्ड अ नॉवल वे ऑफ डूइंग इट, मतलब उसने एक अलग ही तरीका निकाला अटेंशन लाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है आवाज़ दे के पुकारेगा, है ना, कुछ तो हरकत ही करेगा। देखो क्या करी उसने, ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed। यानी he would venture close to my feet, पहले क्या करती थी अच्छे से समझना। वो जो गिलहरी है गिल्लू, वो उनके पैर के पास आती थी, पैर के पास आई, go swiftly up the curtains, पैर के पास आई, पास में कर्टन होगा, उससे ऊपर चढ़ी और उसी सेम स्पीड से नीचे आती थी। मतलब यहाँ मेरा पैर है, यहाँ कर्टन है, ऊपर नीचे धड़ाम धड़ाम दौड़ती फिरेगी दौड़ती फिरेगी। अच्छा, ब्रेक नेक स्पीड क्या होता है, वेरी फास्ट। और गिलहरी की स्पीड के लिए तो वो भाई प्रख्यात है बिल्कुल। देखा, गिलहरी यहाँ से वहाँ दौड़ लगाती है। तो जब भी ये लिखने बैठती थी तो एकदम खुशी से उसके पैर के पास आके फिर कर्टन के ऊपर नीचे दौड़ लगाती थी। तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है यार, आप कुछ लिखने बैठे हो, आपके पास आपका पैर ऊपर नीचे होगा तो आपका ध्यान उसी की तरफ जाएगा। This sequence would continue till the time I got up to catch him। मतलब वो तब तक ये करती रहती थी जब तक ना राइटर उसको उठा के पकड़ नहीं लेती। अच्छा भाई आ जाओ, दे दिया तुमको अटेंशन, ठीक है। On some occasions I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope। यानी कुछ ओकेजन्स पे मैं क्या करती थी, गिल्लू को जो है उसकी जो टाइनी सी बॉडी है, नन्ही सी है भाई वैसे ही गिलहरी, उसको एक एनवेलप में रख देती थी और जो है उसको एक जगह उठा के रख देती थी। यानी मान लो कबर्ड के ऊपर कि शांति से अब एक जगह बेटा बैठ जाओ। ओके, चलिए। Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes। तो क्या है, कभी कभार वो जो है टेबल के वहाँ पे लीन करके खड़ा हो जाता है और मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ, यानी घर में कुछ काम कर रही होंगी, तो बस देखता रहता है कि मेरी ओनर क्या काम कर रही है। तो काफ़ी सुंदर सी मुझे स्टोरी लगती है ये। एंड जिनके पास आई थिंक पेट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे से रिलेट करते हैं। तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर किसी के पास कोई पेट वगैरह हो और उनके साथ भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगी कमेंट्स में आके, ठीक है। चलो, तो वही बात बोली है, जब मैं लिखने बैठती तो उसकी इच्छा होती कि वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे, और इसका एक नायाब तरीका भी उसने सोच रखा था। वो मेरे पैरों के पास आकर बैठती और तेजी से पर्दा हटाती और उससे वापस आ जाती, ठीक है। सो जब तक मैं उसे पकड़ने नहीं जाऊं तो वो ऐसा करता ही रहता। कभी कभी वो टेबल पर दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहता कई घंटों तक और मेरी गतिविधियों को देखा करता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। When hungry, he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuits or kaju, I wondered with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside
made me realize that it was necessary to set him free. अब इस पूरी बात का समझो मतलब, when hungry, जब भूख लगती थी गिलहरी को, तो जैसे अपने पास पेट्स होते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कब भूख लगी है, जब वो बार्क करना चालू कर जाए, है ना, या किचन में आपके पास आ जाए। तो वैसे ही इनके पास स्टोरी थी, जब भी भूख लगती थी गिल्लू को, तो वो क्या चिक चिक आवाज़ निकालता था, और उसके बाद जो है काजू और बिस्किट उसे दे देते थे, है ना। काजू उसका फेवरेट था भाई, ये बताएंगे हम आगे, उसको काजू बहुत ही अच्छा लगता था खाना। अब आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक व्हाट ट्रांसपायर्ड। अच्छा, ये सोचती थी, जैसे हमें भी ये लगता है कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आपस में कॉन्वर्जेशन कैसे करते हैं यार, है ना। जैसे डॉग्स हैं तो भौंक रहे हैं, तो मतलब ऐसा लगता है डॉग्स का अलग ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, या बर्ड्स हैं बिल्कुल चर्पिंग कर रही हैं, तो कुछ तो बात कर रहे होंगे। तो वैसे गिलहरी की जो चिक चिक है, ये सोचती थी कि ये क्या बात कर रही होगी अपनी बाहर दोस्तों से। फिर उन्हें ध्यान आया जब उसे देखा कि वो वायर मैश यानी विंडो की वहाँ पे वो खड़े होके ना अपने फ्रेंड्स से कॉन्वर्जेशन कर रही थी चिक चिक करके भाई। तो उन्होंने देखा, और वो मतलब ना बिल्कुल ही बाहर वाली दुनिया को इतनी गेजिंग आई से देख रहा था ना। तो अब फिर महादेवी वर्मा जी को लगा कि मुझे लगा इसको ना फ्री थोड़ा छोड़ देना चाहिए, मतलब पूरे टाइम घर में नहीं रखना चाहिए यार, हम भी इंसान हैं, हम भी बहुत दिन घर में बैठे तो बोर हो जाते हैं, लगता है बाहर जाएं। सो सिमिलरली शी फेल्ट फॉर गिल्लू कि यार ये अपने दोस्तों को बाहर देख रहा है, सो आई शुड इवन सेट हिम फ्री, कि इसको मुझे थोड़ा बाहर भी जाने देना चाहिए। सो बाय रिमूविंग सम नेल्स I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. तो यही थॉट के साथ राइटर ने क्या किया, वो जो वायर मैश है, यानी जो विंडो में जो वायरें लगी होती हैं, उससे उन्होंने कुछ नेल, कुछ कीले निकाल दी और उस वायर को हल्का सा खोल दिया। तो वो खोलने से जो है वो बाहर जा सकता है इस छोटी सी ओपनिंग से, और जैसे ही बाहर जाता है गिल्लू, इट वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। लिबरेट यानी आज़ाद होना, जैसे बहुत दिन से घर में बंद है और उसके बाद वो आज़ाद हो गया, तो वो काफ़ी खुश हो गया गिल्लू। देखो ऐसे वायर मैश होता है, तो वायर मैश में छोटी सी ओपनिंग कर दी जिससे वो बाहर आ सकता है। ओके, ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। ड्यू टू माई, देखो कुछ ना कुछ पेपर्स या लेटर्स काम के रहते होंगे, अब राइटर हैं ये, या फिर सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसे काम के कागजात रहते हैं। तो जो राइटर हैं वो अपने रूम को इस रीज़न से लॉक रखती थी जब वो घर में नहीं रहती थी, क्योंकि भाई कोई जानवर है या कोई इंसान है, या अपन है ना कागज़ घर के संभाल के रखते हैं। सो द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन, Gillu would rush on to me and climb up and down from my head to toe. So this is a very known thing. ये आपने देखा ही होगा अगर किसी का पेट है या किसी ने वीडियो देखा होगा। जब भी जो ओनर है ना घर के बाहर रहता है और जैसे ही घर के अंदर आता है, जैसे ही मतलब महादेवी वर्मा जी अपना रूम खोलती हैं, कॉलेज से वापस आती हैं, तो वो गिल्लू एकदम से भग के आता है और उनके जो है ऊपर नीचे हेड टू टो, ऊपर से नीचे वो जंप करने लगता है खुशी के मारे। तो जैसे मैंने यूजुअली डॉग्स के वीडियो ज़रूर देखे हैं कि कभी भी डॉग्स के ओनर घर आ जाते हैं तो वो बिल्कुल ही जंप करने लगते हैं खुशी से, राइट। सो दिस इज़ दी कहानी जो वो बता रही हैं कि मैं कॉलेज से आती हूँ तो कैसा बिहेव करता है गिल्लू। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, और उस दिन से ये रोज़ का हो गया। मैं बाहर जाती हूँ कॉलेज, एंड जब कॉलेज से घर आती हूँ, रूम खोलती हूँ, तो गिल्लू जो है खुशी से हेड टू टो डांस करने लगता है, क्लाइंब अप एंड डाउन। On my leaving the room, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. He would spend the whole day with his lot jumping and prancing up and down the branches. तो जैसे मैं घर से जाती हूँ उसी टाइम जो है गिल्लू भी वायर मैश से बाहर चला जाता है, बढ़िया दोस्तों के साथ खेल रहा है पूरे दिन, और जो है जंपिंग एंड प्रांसिंग। प्रांसिंग यानी जैसे गिलहरी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ वाले स्टेप्स के साथ, हाई स्टेप्स के साथ घूमना फिरना इधर उधर, वो करता रहता है अपने दोस्तों के साथ, ब्रांचेस में घूमेगा। यानी जो एक चीज़ एक गिलहरी कर सकती है वही सब जो है गिल्लू करता है। क्लियर है बिल्कुल। आगे जो है इसी का ट्रांसलेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। तो क्या बोल रही है राइटर कि मेरे पास काफ़ी सारे पेट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और सब बहुत ही फॉन्ड हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी मेरा पेट याद नहीं है जिसमें इतना दम हो, यानी इतनी डेयरिंग दिखाए जो मेरी ही प्लेट में आके खाना खाए। यानी उनके पास बाकी पेट्स हैं और कोई उनकी प्लेट में से आके खाना नहीं खाता है, लेकिन गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन था, यानी गिल्लू उन सब में से अलग था। गिल्लू वो नहीं था, गिल्लू जो है आके खाता था उनकी प्लेट में से। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द वरांडा,
reach the table and would want to sit in my plate. With great difficulty I taught him to sit close to my plate. तो जैसे ही वो डाइनिंग रूम में आती थी है ना, तो वो बिल्कुल ही भगते हुए विंडो से, वॉल से, वरांडा से भगते हुए आता था और उसको ना मेरी प्लेट में बैठने का शौक था। अभी तुलसी की लहरी हो तो प्लेट में बैठ जाता था वो और वहीं पे खाता था। तो बड़ी मुश्किल से जो है विद ग्रेट डिफिकल्टी उन्होंने सिखाया कि भाई प्लेट में नहीं बैठना है, प्लेट के पास बैठ जाओ भले ही, लेकिन प्लेट के ऊपर या प्लेट के अंदर मत बैठो। His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. तो मैंने बताया था भाई गिल्लू का फेवरेट फूड क्या है, काजू है, उसे काजू बहुत पसंद है। और अगर मान लो कभी घर में काजू ख़त्म हो जाता था काफ़ी दिनों तक, तो वो जो है रिफ्यूज़ कर देता, यानी इनकार कर देता था। दूसरे फूड आइटम उसको दो, कुछ और दो, तो खाता ही नहीं था, सीधा जो है झूले से नीचे फेंक देता था। ऑलराइट, चलिए। मेरे पालतू जानवर और पक्षी हैं, काफ़ी पालतू जानवर और पक्षी हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मेरी प्लेट से कोई खा ले, लेकिन गिल्लू उसमें से अपवाद था, यानी सबसे अलग था, है ना। तो जैसे ही मैं बरामदे से खाना लेकर मेज़ पे आती थी, वो वहाँ आ जाता था, आंगन की दीवार पार करके टेबल पर पहुँचता था और मेरी प्लेट से खाने की कोशिश करता था। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे सिखाया कि वो प्लेट के सामने बैठे। उसका सबसे प्यारा भोजन यानी फेवरेट फूड क्या था, काजू था। और अगर बहुत दिन से उसे ये नहीं मिलता तो वो दूसरी चीज़ों को जो है खाने से इनकार कर देता और जो है झूले से उन्हें नीचे फेंक देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अराउंड दैट टाइम being injured in a motor car accident I had to spend some days in the hospital. So उसी टाइम के अराउंड बताया राइटर ने कि उनका जो है एक मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया था, है ना, एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो उन्हें जो है कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would with the same alacrity scuttle back to sit in the nest. अब इस बात को समझो, मान लो भाई ये राइटर जो है हॉस्पिटल में थी, तो अब हॉस्पिटल में थी तो घर में कोई और जब उनके रूम में घुसता था कुछ सामान लाने के लिए या कुछ भी, तो रूम जैसे ही खुलता था गिल्लू को लगा राइटर आ गई, महादेवी जी आ गई, तो वो भगते हुए जाता था। और जैसे ही गिल्लू किसी और को देखता था, उसी स्पीड से, सेम एलैक्रिसिटी यानी ग्रेट विलिंगनेस, उसी स्पीड से, मतलब जितनी खुशी से वो आया था उतनी खुशी वाली स्पीड से वो भग जाता था अपने ही नेस्ट में कि अरे ये तो कोई और है। यानी इसका मतलब खुशी नहीं है एलैक्रिसिटी, यानी जैसे वो आया था उसी रफ्तार से वो भग के वापस चला जाता जब वो ये पाता था कि महादेवी जी यानी उनकी ओनर नहीं आई है, कोई और आया है रूम में। ठीक है। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. मतलब जब तक राइटर कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी, सब उसको काजू देते थे भाई दूसरे लोग आके। तो जब ये वापस आई हॉस्पिटल से और जब उसकी स्विंग जो है उसका झूला साफ कर रही होंगी, तो उन्होंने देखा इतना सारा काजू पड़ा है। तो इससे ये पता चलता है जब तक राइटर हॉस्पिटल में थी तब जो है गिल्लू अपना फेवरेट फूड तक नहीं खा रहा था। इससे ये शो होता है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, जो भी हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से कितना अफेक्टेड रहते हैं, यानी उनके अंदर भी सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स होती हैं। अब अगेन अगर हम साइंस से रिलेटेड बात करें तो भाई एनिमल्स जो होते हैं इनमें भी सेंसेस डेवलप होते हैं। तो बेटा जैसे हम दर्द दुख फील कर पाते हैं, वैसे ये एनिमल्स भी दुख और दर्द फील कर पाते हैं। तो उसे पता चल गया था कि भाई जो है उनकी ओनर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो वो जो है अपना फेवरेट फूड तक भी नहीं खा रहा था। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair. And his moving away was like the going away of a nurse or attendant. So during the course of my indisposition यानी mild illness, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी जब अगर आप थोड़े से बीमार हो जाओ, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं, पर जैसे सर्दियों में नॉर्मली बुखार सर्दी खांसी होती है तो माइल्ड इलनेस हम कह सकते हैं। तो जब भी ऐसी बीमार होती थी वो, तो जो स्क्विरल है, जो गिल्लू है, वो जो उनके सर पे आता था, है ना, उनका जो सर है भाई वहाँ पे आता था और उसको जो है जेंटली स्ट्रोक करता था। जैसे कोई मदर या कोई आपकी नर्स नहीं करती हैं ऐसे आपको सर पे जो है हाथ हिलाना और उसको जैसे नहीं कि भाई तुम ठीक हो जाओगे जैसा एक्शन करती थी। और जैसे ही गिल्लू चली जाती थी तो लगता था महादेवी जी को कि कोई नर्स या अटेंडेंट जा रहा है, चला गया यहाँ से। तो मतलब इतना जो है सेंटिमेंट से उसके अंदर और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a
totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. तो जब समर आफ्टरनून यानी गर्मियों की बात बता रहे हैं, गिल्लू वुड एब्सटेन. गुड एब्सटेन का मतलब होता है प्रिवेंट, यानी बाहर जाने से बचता है. जैसे हम सब यार कितनी गर्मी होती है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, घर में ही रहें, है ना, धूप में जाने से बचें. तो वैसे ही गिल्लू भी जो है बाहर नहीं जाता था, क्या कि बहुत गर्मी होती है भाई, एनिमल्स को भी गर्मी लगती है. तो वो जो है एक तो समर से हीट को टैकल करने में, है ना, गर्मी से दूर रहने के लिए, और मुझसे पास रहने के लिए जो है उसने एक अलग नया मेथड निकाल दिया. ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट. लाई प्रोस्ट्रेट यानी स्ट्रेट रहता था वो ग्राउंड पे, जो सुराही उनके पास रखी रहती थी राइटर के पास, उसके पास रहता था, ताकि जो है वो मेरे पास भी रह सके और ठंडक भी उसको जो है मिलती रहे. तो ये तरीका था. यानी कुछ कुछ जो है यहाँ पे हमारी राइटर इंस्टेंसेस कुछ बता रही हैं बातें कि ये सब हुआ था जब गिल्लू उनके साथ था. Squirrels have a lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's leash of life finally came to an end. Yes भाई, स्टोरी का क्लाइमैक्स है ये. अभी वो जो है लाइफ के इंस्टेंसेस शेयर कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक्चुअल बात बताई है कि भाई स्क्विरल्स का लाइफ स्पैन यानी जीवन जीने का जो टाइम होता है, नॉर्मल टाइम होता है barely 2 years. हार्डली 2 साल तक कोई भी गिलहरी रहती है, अराउंड 2 years, है ना. तो और अब जो है 2 साल हो चुके थे, तो गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ यानी अ चांस टू कंटिन्यू लिविंग, जितनी उसकी लाइफ थी अब वो एक एंड पे आ गई. फॉर द होल डे, उस पूरे दिन जिस दिन यानी उसकी डेथ होने वाली थी, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, ना उसने खाना खाया ना वो बाहर गया, यानी कहीं ना कहीं उसे एक इंट्यूशन आ गया था, इट्स माई टाइम टू गो. So in the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws, which he had clung to in his near death-like state during his natal days. The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth. But as the first ray of the morning touched him, he departed. तो क्या हुआ भाई, उस दिन तो उसने कुछ खाया भी नहीं, बाहर भी नहीं गया. जब रात हुई, है ना, उसको पता था, उसको डर था कि मैं जाने वाला हूँ, फिर भी वो मेरे बेड के पास आया, है ना, स्विंग से मेरे बेड के पास आया. क्लच्ड द सेम फिंगर. क्लच का मतलब क्या होता है, टाइटली पकड़ना. जैसे बालों में क्लचर लगाते हैं, यानी टाइटली पकड़ना. क्लच का मतलब होता है उसने राइटर की उंगली को टाइटली पकड़ा अपने क्लॉज से, और क्योंकि उसकी डेथ होने वाली थी तो उसके जो क्लॉज थे ना वो बहुत ही ठंडे हो गए थे. आइसी क्लॉज का मतलब क्या है, आइस यानी बिल्कुल ही ठंडे क्लॉज हो गए थे, है ना. और जो है राइटर ने कोशिश की, उन्होंने हीटर ऑन किया कि यार मैं इसको थोड़ी गर्माहट दे सकूं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके हाथ ठंडे के ठंडे ही थे. और एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, फर्स्ट रे यानी सूरज की जैसे ही पहली किरण आई अगली मॉर्निंग, ही डिपार्टेड यानी उसकी डेथ हो चुकी थी, वो जा चुका था इस दुनिया से. His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. अब भाई क्योंकि अब वो जा चुका है तो हुक से उसकी स्विंग को भी निकाल दिया था, उसके झूले को निकाल दिया था, और जो वायर मेश में विंडो में जो ओपनिंग करी थी ताकि वो बाहर जा सके, तो अब राइटर ने उसको भी बंद कर दिया था. गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोंजूही क्रीपर, both because he loved this creeper the most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossom in the guise of a tiny yellow juhi flower. तो ये लाइन को समझो. गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट. इटर्नल यानी क्या, लास्टिंग फॉर एवर, है ना. हम जो कहते हैं कि शाश्वत जिसे कहते हैं ना, हर बार तक, हमेशा के लिए जो है वो रेस्ट पे चला गया था जब उसकी डेथ हो गई. अंडर द, अच्छा कहाँ, जैसे बॉडी को जो है गाढ़ा जाता है तो कहाँ उसको डाला था भाई, सोंजूही क्रीपर. सोंजूही एक क्रीपर होता है, पेड़ होता है, प्लांट टाइप का होता है, उसके अंडर डाला था. अब इसका रीज़न 2 वजह हैं. सबसे पहले बिकॉज गिल्लू को जो है ये क्रीपर बहुत पसंद था, और दूसरा एक जो है राइटर को देखो मन की संतुष्टि के लिए भी उन्होंने ये किया कि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं किसी स्प्रिंग डे पे जो है इधर से एक फ्लावर निकलेगा, वो ब्लॉसम होगा, और कहीं ना कहीं उनको जो है गिल्लू वापस मिल जाएगा. वापस मिलना है ना, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना. जैसे कोई इंसान चला जाता है तो उसकी किसी चीज़ को देख के हम उसे याद करते हैं, तो वैसे ही गिल्लू का ये फेवरेट क्रीपर था, तो उसकी बॉडी वहीं डाल दी थी, और स्प्रिंग डे पे जब ये फ्लावर ब्लॉसम करेगा तो राइटर को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वाह भाई, येलो जूही फ्लावर बन के जो है मेरा गिल्लू वापस आ गया है. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. बहुत ही मतलब प्यारी स्टोरी है. एक इसमें बातें भी कही गई है, ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश के कुछ अच्छे वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं, एंड कैसे जो है पेट लविंग स्टोरी इसे बताया गया है.
सो आई होप द फुल स्टोरी हैज़ बीन वेरी क्लियर। एंड अगर मैंने आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा था, किसी का भी घर में कोई पेट हो, छोटा सा भी पेट हो, या आपने कोई आसपास का डॉग पाला हो, पैरट पाला हो, तो ज़रूर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप चैप्टर काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इसके आने वाले सेशंस में हम क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर सेक्शन भी सॉल्व करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको प्रोवाइड करता है भाई बिल्कुल फ्री एजुकेशन, बुक्स एंड ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप जो है कनेक्टेड रह सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।